हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी। उसमें हमने बात की थी कि हम लोग मैथ के सिलेबस को किस प्रकार से कवर करेंगे। तो आज से हमारी प्रॉपर मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। और आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा, मैथ का जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे? हम उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सब प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहला टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कितने शून्य हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा गुणा भाग में, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कि कितने जीरो आएंगे। तो इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो ज़्यादा टॉपिक आता है वो होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक निकालना यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना। दूसरा जो ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है वो होता है शेषफल पर आधारित प्रश्न। यानी आपसे कोई प्रश्न आपको दे देगा और कहेगा कि इस संख्या से भाग करते तो शेषफल इतना आता है, और बताइए इस संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न शेषफल में आते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है भिन्नों की तुलना पर आधारित। भिन्नों की तुलना पर बेस होते हैं क्वेश्चन। इसमें 2, 3, 4 भिन्न आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाओ। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं प्राकृत संख्या के जोड़, घटाव, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। यानी प्राकृतिक संख्या के जोड़, घटा, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए नंबर्स को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए नंबर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, या हम इसको कह सकते हैं नंबर्स होते हैं दो भाग में। डिवाइड करते हैं नंबर्स को दो भागों में। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक यानी रियल नंबर, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हमारे सिलेबस में काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसलिए हम केवल रियल नंबर पर फोकस करेंगे। तो रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों दो भाग प्रकार की होती है। यानी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी होती हैं? भिन्न होती हैं, और दूसरी प्रकार की होती है पूर्णांक। ये दोनों परिमेय संख्या के रूप हैं। अब पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा जाता है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो ये तो कुछ क्लासिफिकेशन थे जो हमने सीखा, लेकिन हम समझते हैं कि होता क्या है इसका मतलब। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, वास्तविक, अपरिमेय, ये सभी बातें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट करके हम प्लस वाली सभी संख्याएं लेते चले जाएं अनंत तक।
यानी हम प्लस वाली चाहे कितनी भी संख्या ले लें, वो सभी संख्या कैसी होती है, वो सभी संख्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन शर्त क्या होती है कि वो सभी प्लस की संख्याएं हो। अगर जो वहीं पर हम जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए अनंत तक चले जाएं, तो वे संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जब हम 1 से स्टार्ट करें और अनंत तक चले जाएं तो वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम 0 से स्टार्ट करें अनंत तक चले जाएं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना होता है कि हम पूर्ण संख्या में 0 ले लेते हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं जिन संख्याओं के सामने प्लस का चिन्ह लगा होता है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जिनके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक चले जाइए तो ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अगर जो हम कहते हैं +1, +2, +3 अनंत तक चले जाइए, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब बात करते हैं पूर्णांक की कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि ऋणात्मक पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी चाहे माइनस की संख्या ले ली जाए अनंत तक। कैसे, 0 के आपको पता है राइट साइड में प्लस की संख्या होती है, तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ऐसे करते अनंत तक चले जाइए। और 0 के बाएं साइड में कैसी होती है, माइनस की संख्या है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे अनंत तक चले जाइए माइनस में। तो हम प्लस माइनस की सभी संख्याएं ले लें, 0 भी ले लें, प्लस माइनस की सभी संख्याएं भी ले लें, तो वो संख्याएं कहलाती हैं कैसी, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक होती है जिसमें प्लस माइनस की सभी संख्याएं ले ली जाएं। अब बात करते हैं भिन्न की। दोस्तों भिन्न क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम लोग बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 1/2 ये क्या है, एक भिन्न संख्या है। 3/2 कैसी संख्या, भिन्न संख्या है। ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें वे संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो वे वास्तविक संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे वास्तविक संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अंडर में कोई संख्या दी हो, √2 दिया हो, √3 दिया हो, √5 दिया हो, तो ऐसी संख्याएं जो अंडर में दी गई हो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। दोस्तों वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्ग करें और हमें एक पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या मिले। यानी हम किसी संख्या का, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो या कैसी भी संख्या हो, अगर उसका हम स्क्वायर करें यानी वर्ग करें उसका और हमें प्लस की संख्या मिले तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यही वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन होती है। यानी रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका हम स्क्वायर करें और हमें एक पॉजिटिव संख्या मिले, वे संख्या कहलाती हैं कैसी, वास्तविक संख्या। कैसे, जैसे हम -3 का स्क्वायर करें ये हमें मिलता है 9, चाहे हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें मिलता है कितना, 9, चाहे हम 4 का स्क्वायर करें कितना मिलता है, 16। तो यानी इसमें हमें प्लस का साइन, सभी हम देख रहे हैं आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें प्लस का साइन है, यानी जो हमें स्क्वायर मिल रहा है वो प्लस की संख्या मिल रही है। तो ये सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या में बताया कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने वास्तविक संख्याओं पर फोकस किया। तो वास्तविक संख्या 2 भागों में डिवाइड की गई, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय को हमने 2 भागों में बांटा, भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक को भी 2 भागों में बांटा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो ये सब हम सीख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या की, यानी प्राइम नंबर। तो हम आगे बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या की। किसकी, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग जाएं, यानी हम उन संख्याओं को किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं कर सकते। यानी भाग कर सकते लेकिन एक पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। कैसे समझते हैं, जैसे हम 2 केवल ऐसी संख्या है जिसको हम 2 ही से भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार 3, इसी प्रकार 5, इसी प्रकार 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं 29, 31,
31 के बाद हो गया 37, 37 के बाद 41, फिर 43, फिर 47। तो हमने 50 तक यहाँ पर आपको नंबर लिख के दिखाए। कौन से नंबर? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं से? पहले तो आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल अपने आप से भाग जाता है, जिनमें यानी किसी संख्या से वो भाग जाती ही नहीं है। भाग तो जाएंगे लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं रिजल्ट को, या आप काउंट करना चाहें तो 1 से आप स्टार्ट कर 2 से स्टार्ट करिए और 100 तक लिखते जाइए, फिर उसमें ढूंढ लीजिए कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो अगर जो आप 50 तक काउंट करेंगे, 1 से लेकर 50 तक अगर आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 15। काउंट कर लीजिए, मैंने 50 तक यहाँ पे लिख भी दिया है। 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 50 तक मैंने लिख दिया है अभाज्य संख्याएं। तो अगर जो आपसे पूछता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इनका नंबर होता है 15। और 50 से 100 तक अगर वो आपसे पूछे तो इनका नंबर होता है 10। अब दोनों को देते हैं जोड़ तो हो जाता है 25। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 25। अब आगे बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी इवन नंबर। इवन नंबर दोस्तों क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से भाग करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएं, यानी जो संख्याएं 2 से कट जाएं, वे संख्याएं कहलाती हैं कैसी? सम संख्या, यानी इवन नंबर। और जो संख्याएं 2 से ना कटें उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, यानी 2 से कोई संख्या कट जा रही तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या, और 2 से ना कटे तो ये सब वो संख्या कहलाएंगी विषम संख्याएं। तो अभी तक हमने सीखा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और बाकी वास्तविक संख्या की क्लासिफिकेशन हमने सीखी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न, ये सभी बातें हमने सीख ली है। तो अब चलते हैं सीधे अभ्यास की ओर, और अब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें हम ज्ञात करेंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या निकालने वाले प्रश्न याद देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 1 × 2 × 3 ऐसे गुणा करते चले जाइए 99 यानी 99 और 100 तक। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल मिलेगा उसमें शून्य कितने होंगे ये बताना है, यानी इस गुणनखंड में कितने शून्य मिलेंगे, इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अगर जो आपसे संख्याएं क्रम में दी गई हों और 1 से लेकर कितने भी तक संख्या दी गई हो, तो उसमें आपसे पूछता है कि उसमें जीरो बताइए कितने हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि जीरो बनता कब है, तभी आप समझ पाएंगे कि जीरो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर जो आपको जीरो दिख जाता है तो वो जीरो कब बना होगा? वो जीरो तब बना होगा जब कहीं पर 2 और 5 की आपस में गुणा हुई होगी और 10 बना होगा, यानी एक जीरो का निर्माण हुआ होगा। तो दोस्तों किसी संख्या के गुणन में अगर जो जीरो बन रहा है तो वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइए जितने जीरो बन रहे हैं उतनी बार 5 और 2 की लड़ाई हुई होगी, यानी 5 और 2 आपस में भिड़े होंगे और एक जीरो का निर्माण किए होंगे। तो जितने जीरो उसमें आ रहे हैं उतनी बार 5 और 2 भिड़े होंगे, उतने जीरो का निर्माण कर दिए हैं। तो हम क्या फाइंड कर लें? हम इस सवाल में ये पता कर लें कि 5 और 2 कितनी बार भिड़ रहा है आपस में, यानी कितनी बार आपस में गुणा कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा आसानी से कि कितनी जीरो आ रहे हैं, क्योंकि जीरो तो तभी बनता है, मैंने बताया कि जब 5 और 2 आपस में गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम निकाल सकते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है और दूसरा निकाल सकते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। इसी के आधार पर हम पता कर लेंगे कि जीरो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 में आ रहा है, 4 में भी 2 बार आएगा, 6 में भी 1 बार आएगा, 8 में तो 3 बार आ जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो 2 तो बहुत बार आ रहा होगा, तो यानी 2 निकालना काफ़ी दिक्कत वाला है और उससे हमारा प्रश्न भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो बहुत बार आ रहा होगा। तो हमें जरूरत किसकी? हमें तो आंसर की जरूरत है ना। तो हम उस संख्या को निकालेंगे जो कम बार पूछा आ रहा हो, यानी प्रश्न में कम बार आ रहा हो। तो कम बार कौन आ रहा है? कम बार तो आ रहा है 5। तो इस प्रश्न में हम 5 को ही देख लेंगे
कि 5 कितनी बार आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार 5 आ रहा होगा उतनी बार ही वो 2 से गुणा करके 0 का निर्माण करेगा। तो अब कैसे निकालेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 100 को उठाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि संख्याएं क्रम में दी गई हो, तभी अंतिम अंक लेंगे। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 100 है, तो 100 को उठाएंगे और 5 से करेंगे इसको भाग। तो आप देखेंगे नीचे आ गया 20, 20 5 से बड़ा है, इसलिए 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, आ गया 4। अब देखते हैं 4 हो गया 5 से छोटा, तो अब गुणा को रोक देंगे, यानी भाग करना रोक देंगे। अब यही 20 और 4 को जोड़ लेंगे, हो गया 24। तो यही है 5 की संख्या, यानी इस गुणनखंड में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 24 बार। हमने यहाँ से निकाल लिया कि 5 कितनी बार आ रहा है, 24 बार। कैसे निकाला, हमने 100 को उठाया, 100 को किया भाग, आ गया 20, और फिर 20 बड़ा था, 20 को फिर 5 से किया, तो फिर आ गया 4। 4 हमारा छोटा हो गया 5 से, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया हो गया 20 + 4, तो 24। यानी इस गुणनखंड में 5 आ रहा है 24 बार, तो यही 5 होगा जो 24 बार 2 से गुणा करेगा और 24 जीरो का निर्माण करेगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम जीरो की संख्या निकालते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 1 × 2 × 3, ऐसे आप गुणा करते चले जाइए कहाँ तक, 250 तक। अब आपको बताना है इसमें कितने शून्य होंगे। तो वही फंडा, हमने देखा कि संख्याएं क्रम से दी गई, वही फंडा हम 5 को देख लेंगे कितनी बार आ रहा हो, और जितनी बार 5 आ रहा होगा उतनी बार 2 से भिड़ के गुणा करेगा और जीरो बनाएगा। तो 5 निकालने के लिए क्या, 250 उठाएंगे, इसको 5 से करेंगे भाग, आ गया 50, फिर 50 देखेंगे बड़ा है, फिर 5 से भाग करेंगे इसको, फिर आ गया 10, फिर 10 भी बड़ा है 5 से, फिर उठा लेंगे, इसको उठा के भाग करेंगे, आ गया 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 आ गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, तो 50 10 60 तो 62। तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, इस गुणनखंड में 5 आ रहा है 62 बार। तो 62 बार जब 5 आ रहा है तो यही 62 बार 2 से गुणा करेगा और 62 जीरो का निर्माण करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी गुणा पे जो हमारा जीरो आ रहा होगा, कितने आ रहे होंगे, 62 जीरो आएंगे गुणनखंड में। अब जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 51 52 53, ऐसे आप करते जाइए गुणा, कहाँ तक करते चले जाइए 100 तक। अब आपको बताना है कि यहाँ पर शून्य कितने होंगे। अभी तक हमारी जो संख्याएं होती थी वो क्रम से दी गई होती थी, लेकिन अब यहाँ पे दिया गया है 51 से स्टार्ट करके दिया गया है। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो कितने जीरो बनेंगे। उसके बाद हम देख लें कि 1 से 50 तक कितने जीरो बनेंगे अगर संख्याओं की आपस में गुणा की जाए। फिर हम क्या करेंगे, हम 100 वाले में से 50 वाली संख्या के जीरो घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 51 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में जीरो की संख्या। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जीरो कितने होते हैं। हम पीछे निकाल चुके हैं, एक बार दोबारा निकाल के बता देता हूँ। 1 से लेकर 100 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को उठाएंगे, 5 से भाग करेंगे, 20 हो गया, 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, तो नीचे आ गया 4। तो 20 और 4 24, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो 24 जीरो बनते हैं। यानी 24 बार 5 आएगा, वही 24 जीरो का निर्माण करेगा। अब हम निकालते हैं 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के गुणा करने पर कितने जीरो बनेंगे। तो 50, अंतिम संख्या 50 होगी, तो 50 को उठाएंगे, 5 से भाग करेंगे, तो कितना हो गया 10। फिर 10 को फिर बड़ा है 5 से, तो फिर करेंगे, 2 बार गया, तो 10 और 2 कितना हो गया 12। कहने का मतलब है कि जब हमने 1 से 50 तक की संख्याओं की गुणा की तो जीरो बने 12, और जब हमने 1 से 100 तक की संख्याओं की गुणा की तो जीरो बने 24। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है 51 से लेकर हम 100 तक की संख्याओं की गुणा करें तो कितने जीरो बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 वाली में से 1 से 50 वाली संख्या को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 - 12, तो उत्तर आ गया 12। यानी अगर जो हम 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमारे जीरो कितने बनेंगे, 12। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2 4 6, ऐसे हम गुणा करते चले जाएं कहाँ तक, 250 तक। तो अब आपको बताना है इसमें शून्य कितने होंगे, यानी इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों अभी तक हमारे जो प्रश्न थे उसमें हम क्रम से देख रहे थे कि 1 से स्टार्ट होती थी संख्या और लास्ट तक जाती थी, लेकिन यहाँ पे
ऐसी कोई बात नहीं की, यानी क्रमागत संख्याएं नहीं की गई हैं। यहाँ पर जो दी गई हैं वो क्रमागत संख्याएं नहीं दी गई। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जिन दो संख्याओं के बीच में एक का अंतर हो वो संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने वहाँ पर क्रमागत संख्या नहीं बताई थी, थोड़ा छूट गया था, यहाँ पर समझ लेते हैं। क्रमागत संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आप देखते चले जाएंगे तो इन दो संख्याओं के बीच में एक का अंतर होगा। तो क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी दो संख्याओं के बीच में एक का अंतर हो, वो संख्या कहलाती है क्रमागत संख्या। लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 2 का, तो ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी। यानी ये संख्या कैसी है? क्रमागत संख्या नहीं है। तो जब क्रमागत संख्या नहीं है तो हमारा सवाल जिस प्रकार से हम निकालते थे उस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे 2 कॉमन। तो अब हमारा सवाल अंदर क्या बन जाएगा? 1 × 2 × 3। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बन जाएगा? 1 × 2 × 3, ऐसा गुणा करते हुए यहाँ पर बन जाएगा 125। अब देखते हैं कि हमारी संख्याएं क्रम में हो गई, यानी क्रमागत संख्याएं हो गई। तो हमारा पुराना सवाल बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से अब तो हम हल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि अंदर की संख्या में हम पता कर लें कि जो अंदर की 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं की गुणा हो रही है उसमें कितने जीरो बन रहे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने यहाँ पे केवल 2 कॉमन ले लिया। तो अब इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारा पुराना सवाल बन गया। तो इसमें हम 125 उठाएंगे और उसको करेंगे 5 से भाग, तो आ गया 25। फिर 25 को फिर 5 से भाग करेंगे तो फिर आ गया 5। फिर 5 को फिर 5 से भाग करेंगे, तब तक करते चलेंगे जब तक निचली संख्या छोटी ना हो जाए। तो अब 5 ही करना 5। तो हमारे यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है? 25, 5 30 और 31, और यही हमारा जीरो का निर्माण करेगा। तो इसलिए जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। तो यानी अंदर जीरो की संख्या 31 हो गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर जो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 × 4 × 6 से लेकर 250 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो कितने जीरो आएंगे, तो आंसर हो जाएगा 31। हमने क्या किया था, केवल हमने 2 कॉमन ले लिया था और कॉमन लेने के बाद हमारा नॉर्मल सवाल बन गया था जो हम अभी तक हल करते आए हैं, और वो बेसिक सवाल बन गया था। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे जान लिए कि जीरो कितने आ रहे हैं, वही हमारा आंसर हो गया है। अब दोस्तों हम जो सवाल करने वाले हैं उसमें ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालने वाले यानी यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग इकाई के अंक निकालते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं इकाई का अंक निकालने से संबंधित, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जब कहीं पर आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाए इकाई का अंक निकालना है, तो वहां पे हमें आपको फोकस क्या करना है, केवल आपको संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, केवल आपको इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है। बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है जब आपसे इकाई का अंक पूछे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझते, जैसे आपको दे दे 5, 7, 2, 8, 9 और इसकी पावर दे दे 432 और आपसे कहे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यानी इस पावर को जो आप खोलेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम केवल इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। हम केवल इकाई का अंक पूछ रहे हैं तो इकाई के अंक पर फोकस करेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम लोग फोकस करेंगे इकाई के अंक पर, क्योंकि इकाई के अंक से संबंधित बात पूछी जा रही है। दूसरी बात क्या है कि अगर जो कहीं पर इकाई का अंक आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो इसको हम तोड़ते हैं किसमें, इसकी जो घात इसके ऊपर लगी होगी उसको हम तोड़ेंगे 4 की गुणा के रूप में। कैसे? जैसे कहीं पर आपको इकाई का अंक मिल जाए, उसके ऊपर 2 के ऊपर आपको 32 यानी 32 लिखा मिल जाए, तो इसको हमने बताया कि 4 की घात के रूप में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? 2 की पावर 4 की पावर 8। तो हमने लिखा 32 ही है, लेकिन हमने थोड़ा रूप परिवर्तन कर दिया इसका, तो 2 की घात 4 की घात 8 हो गया। इस रूप में हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो 2, 3, 7, 8 ऐसे जब प्रश्न आपको इकाई की जगह पे ऐसी गिनतियां दिखाई दे, यानी 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 7 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो उसको हम 4 की गुणा के रूप में तोड़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अगर जो आपको इकाई की जगह पे आपको 0 दिख जाए, कहीं पे 1 दिख जाए, 5 दिख जाए और 6 दिख जाए और इसके ऊपर कोई घात लगी हो, तो वो इकाई का अंक हमेशा यही संख्या रहेगी। कहने का मतलब अगर 1 के ऊपर कितनी भी घात आप लगा दें, उसका जो इकाई का अंक मिलेगा वो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 5 पे कितनी भी घात लगा दें, आप चाहे 5 की पावर क्यों ना 100 कर दें, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो 5 ही आपको मिलेगा इकाई की जगह पे।
इसी प्रकार 6 की पावर कितनी भी लगा दें आप, वहाँ पे इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। उसके अलावा कहीं पर आपको इकाई के अंक जगह, इकाई की अंक के स्थान पर 4 दिख जाए और उसकी पावर लगी हो सम संख्या, यानी अगर जो इकाई की जगह पे 4 हो और उसके ऊपर जो घात लगी हो एक सम संख्या हो। सम संख्या मैंने बता दिया पहले कि सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो 2 से भाग जिनका पूरा पूरा चला जाए। तो अगर जो 4 के ऊपर सम संख्या घात लगी है तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। और अगर जो 4 के ऊपर विषम संख्या की घात लगी है, जो घात लगी है वो एक विषम संख्या है, तो जो इकाई का अंक होगा वो 4 रहेगा। मैंने कैसे बताया दोस्तों, इसमें मैंने कोई स्पेशल फंडा नहीं लगाया। इसमें क्या करना, जैसे आपको समझना है तो आप 4 की घात सम संख्या यानी 2 कर दीजिए, या 4 की घात 4 कर दीजिए, या 4 की घात 6 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप खोलेंगे जब इसको तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार जब आपकी 4 की पावर 4 करेंगे तो 100 वहाँ पे आ जाएगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 216। तो जब आप 4 की पावर 4 करेंगे यानी सम संख्या करेंगे तो भी वहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 2 किया तब भी 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इस सिद्ध हो जाता है कि अगर 4 की पावर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। और इसी प्रकार अगर जो 4 की पावर विषम संख्या यानी 4 की पावर 3 कर लीजिए, चाहे 4 की पावर 1 कर लीजिए, तो यहाँ इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 4 की 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो यानी 64 और इकाई का अंक इसमें क्या है, 4। तो यानी अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक होगा वो 4 रहेगा। इसी प्रकार से अगर 9 की पावर सम संख्या कहीं पे आपको दिख जाए, 9 की पावर एक सम संख्या दिख जाए तो और उसका इकाई का अंक पूछे जाए तो वो हमेशा 1 आता है। यानी 9 की पावर अगर सम संख्या है और इकाई का अंक पूछा जाए तो हमेशा 1 रहता है। इसी प्रकार 9 की पावर अगर जो विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 9 रहेगा। कैसे, 9 के ऊपर सम घात लगा लीजिए, 9 के ऊपर सम संख्या लगा दी हमने 2, तो देखा आपने 81 बन गया, 9 9 81। और 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो उसी के आधार पे हमने बताया कि 9 की पावर अगर सम संख्या कहीं पे दिख जाए तो वो हमेशा 1 रहेगी। और 9 की पावर विषम संख्या दिख जाए यानी 9 की पावर 1 दिख जाए तो हमेशा क्या रहेगा, 9। 9 की पावर 3 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 729, यानी इकाई का अंक वहाँ पे भी 9 रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर 9 के ऊपर सम संख्या घात लगी है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 के ऊपर अगर विषम संख्या की घात लगी है तो इकाई का अंक 9 आएगा। दोस्तों इकाई के अंक बहुत जल्दी यानी 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं अगर ये सभी रिजल्ट याद रखें। कौन कौन से, कि अगर जो इकाई की जगह पे 4 आए, 9 आए, मैंने सभी संख्या को बता दिया। कौन कौन सी संख्या मैंने बताई, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था पीछे कि 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं कहीं पे दिख जाए तो इसको 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कहीं पे आपको 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनमें इकाई का अंक हमेशा यही संख्या रहती है, यानी इकाई का अंक नहीं बदलता। इसके अलावा हमने 4 पे बात कर ली कि 4 की पावर सम संख्या हो तो क्या रहेगा इकाई का अंक, और 4 की संख्या विषम संख्या हो तो क्या रहेगा इकाई का अंक। इसी प्रकार हमने 9 की भी बात की कि 9 की पावर अगर वो सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, और 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहेगा। तो इन दोनों बातों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो आप 10 सेकंड में इकाई का अंक निकालने वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये रिजल्ट कुछ है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, दिया है 32 की पावर 32 की होल ऑफ पावर 32। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बताइए। इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या, मैंने बताया था इकाई का अंक निकालने का मैंने फंडा क्या बताया था, जब आपसे इकाई का अंक पूछे तो आप केवल इकाई के अंक पर फोकस करिए। तो यहाँ पे हम केवल इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। तो इकाई का अंक क्या है, 2। अब हम 2 की पावर कितना दिया है, 32 की पावर 32, यानी 2 की घात 32 की पावर घात 32। फिर हमने आगे बात की थी अगर जो आपको कहीं पर 2 की घात दिख जाए तो उसको हम 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसको भी 4 की घात में तोड़ लेंगे। कैसे, 2 की घात 4 की घात 8 की पावर 32। लिखा वही है, मैंने रूप बदल दिया, मैंने इस टाइप में लिख दिया। आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा। लिखा वही है, केवल मैंने रूप बदल दिया। अब मैंने ऐसा किया क्यों, दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा मैंने किया क्यों। जब आप 2 की पावर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। जब आप 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। जब आप 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। जब 2 की पावर 4 लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 16 में यानी 6 इकाई का अंक आएगा। इसी प्रकार जब 2 की पावर 5 लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। 32 होता 16 तो यहाँ पे 32 इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार जब 2 की पावर 6 कर लेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा,
64 में 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। इसी प्रकार 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब अगर जो इसी प्रकार 2 की पावर 7 करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 128 यानी 8। यानी जब 2 की आप 7 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो यहाँ पर हो जाएगा 128। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया, 8। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 4 संख्या हमने गुणा की, यानी 2 की 4 बार गुणा की, यानी 2 की पावर 4 तक हम गए। उसके बाद जैसे ही हम 2 की पावर 5 पर आए, हम फिर से 2 पर आ गए, यानी इकाई का अंक हमें 2 मिल गया। 2 की पावर 6 पर आए, हम दोबारा हमें इकाई का अंक 4 मिल गया। 2 की पावर 7 पर आए, हमें दोबारा इकाई का अंक 8 मिल गया। यानी कहने का मतलब है 4 के बाद 2 में साइकिल रिपीट होने लगती। कैसी साइकिल, वही इकाई के अंक हमें मिलने लगते हैं। हमने देखा 2 इकाई का अंक यहाँ पे पहले नंबर पे आया था और वही इकाई का अंक हमें 5वें नंबर मिल गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया था, यहाँ पे फिर हमें 6ठे नंबर मिल गया 4। यानी 2 में साइकिल चलती है। क्या साइकिल चलती है, 2 में 4 की घात के बाद हमें वही इकाई के अंक मिलने लगते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 की घात के फॉर्म में तोड़ा था। अब यहाँ से देख लीजिए 2 की पावर 4 की में इकाई का अंक क्या होता है, 6। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 की जगह पे इकाई का अंक कितना रख देंगे, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 की पावर 8 की पावर 32। और हमने बताया है कि 6 की पावर कितनी भी संख्या क्यों ना हो, मैंने बताया था कि कहीं पे 0, 5 हो, 1 हो, 6 हो, इन संख्याओं की पावर हम कितनी भी संख्या क्यों न लगा दें, यानी इनके ऊपर कितनी भी घात क्यों न चढ़ा दें, इनका जो इकाई का अंक हमें रहता है वो हमेशा वही संख्या रहती है, यानी इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। अब इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी इकाई का अंक यहाँ भी आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो वही मेथड, हम इकाई का अंक पूछ रहा है तो बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम केवल 2 इकाई का अंक जो होगा वही उठाएंगे। तो इकाई का अंक क्या है, 2। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 की पावर 888 प्लस यहाँ पर भी इकाई का अंक लेंगे तो 8 की पावर 222। अब हमने बताया था कहीं पर आपको 2 दिख जाए, 7 दिख जाए, 3 दिख जाए, 8 दिख जाए तो उसको हम 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसको भी 4 की घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 की पावर 222 प्लस 8 को भी तोड़ लेंगे किसमें, चाहे तो इसको 2 में भी तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। 8 की पावर 4 की पावर 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, बचा कितना, 8 का स्क्वायर, ये बच गया। हमने क्या किया है, हमने केवल इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया। आप इसकी जब गुणा करेंगे तो 55 गुणे 4 आ जाएगा 220, बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 222 है तो उसको हमने साइड में गुणे में लिख दिया। तो 8 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम निकाल लेते हैं अगर जो आपको नहीं पता है। 8 की पावर 1 की वैल्यू होती है कितनी, 8। 8 की पावर 2 की वैल्यू होती है 16, यानी इकाई का अंक 6। 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है कितनी, सॉरी यहाँ पे हो गया 64। 8 की वैल्यू 3 की होती है 12, 512। 8 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे निकाल लीजिए, 4 8 दूनी 16, 6 दहाई 1, ये होती 4096। तो यहाँ पर इकाई का अंक आप देख रहे हैं 6 हो गया। हमें 4 की पावर 8 की पावर 4 ही चाहिए था। इकाई का अंक कितना, 6। क्योंकि हम इतना क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे गुणा करेंगे तो फिर इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। मैंने बताया था 2, 7, 8 और एक संख्या कौन सी बताई थी, 3, यानी 2, 3, 8 और 7, ये 4 अंक ऐसे हैं जिसमें 4 की साइकिल के बाद इकाई का अंक वही दोबारा मिलने लगता है हमें, इसीलिए इनको हम 4 की घात के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब अगली संख्या आप 8 की पावर 5 निकालेंगे तो वहाँ पर आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक दोबारा आपको 8 मिल जाएगा। यानी साइकिल रिपीट होती है 4 के बाद, इसीलिए हम सभी को 4 में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर बात करते हैं 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2 की पावर 4 में इकाई का अंक हो गया 6, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 4 की घात होती है का मान होता है 16 और 16 में इकाई का अंक क्या होता है 6। तो यहाँ पर हो गया 6, 6 की पावर कर देते हैं 222 प्लस 8 की पावर 4 की वैल्यू हमने निकाली, क्या इकाई का अंक निकाला हमने 6। तो यहाँ पर 6 की घात होगी 55 गुणे 8 64।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने बताया था 6 की पावर कितनी भी संख्या हो, 6 हो, 0 हो, 5 हो, 1 हो, इनकी कितनी भी पावर हो वही संख्या रहती है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, गुणे में 64 चल रहा है। तो अब हमें निकालना है इकाई का अंक, तो हम केवल इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, बाकी संख्या से हमें क्या मतलब है। हम इकाई का अंक लेंगे, 6 को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो जब 6 और 4 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 24। तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ से हमें इकाई मिल गया कितनी संख्या 24, और 24 और 6 को जोड़ेंगे जब आपस में तो हो जाएगा कितना 30। तो यहाँ से इकाई का अंक में कितना मिल गया 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ या जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें अगर जो आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है 247 क्लासेस। यहाँ पे सी स्मॉल रहेगा, 247 क्लासेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, या सीधे आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करिए 247 क्लासेस और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो भी आपका डाउट है उसको आप पेस्ट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों अगर जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो 247 क्लासेस सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर वही लोगो लगा है जो हमारे चैनल पर लगाया गया है। तो दोस्तों आपको आसानी से 247 क्लासेस मिल जाएगा, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। अब जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 25 की पावर 6527 प्लस 36 की पावर 526 प्लस 73 की पावर 54। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया था इकाई का अंक की जब बात की जाए तो हम केवल इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, बाकी संख्या से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो 5 के ऊपर 6527 प्लस 6 के ऊपर 526 प्लस 3 के ऊपर कितना 54। अब हमने बताया था कि 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, इनकी चाहे कितनी भी संख्या घात क्यों ना हो वही संख्या रहती है इकाई का अंक। यहाँ पर तो इकाई का अंक कितना रहेगा 5 ही रहेगा, यहाँ पर इकाई का अंक कितना रहेगा 6 ही रहेगा। अब बात आती है 3 की। तो मैंने बताया था कहीं पे 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए तो उनको 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी 4 की घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो 3 की पावर 4 की पावर कितना, अब भाग कर लीजिए, 4 ही करना 4, बच्चा कितना 1 हो गए 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 ही करना 4, 4 तियाँ 12, यानी 13 चौको 52, बचा कितना 2। तो 2 कर लेते हैं साथ में 8। आप नहीं समझ पाए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे 54 हो गया, 54 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 ही करना 4, 1 बार गया, बचा कितना 1 हो गया 14, 4 तियाँ 12, तो कितना 13 बार गया, लेकिन शेषफल बच जाता है 2। तो वही शेषफल मैंने यहाँ पर घात में लिख दिया, और 13 गुणे 4 यानी 13 चौको 52, तो 54, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये तो आपको पता होगा बेसिक रूल। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है। तो 3 की घात मैंने बताया था कहीं पे 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए तो उनकी हम 4 की घात के रूप में चढ़ाते हैं। पावर क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है, यानी वही हमें इकाई के अंक में ले लगते हैं, इसीलिए हम 4 की घात के रूप में चढ़ाते हैं। तो 3 की घात 1 का मान होता है 3, 3 की घात 2 का मान होता है 9, 3 की घात 3 का मान होता है 27, यानी इकाई का अंक 7। इसी प्रकार 3 की पावर 4 का मान होता है 81, यानी इकाई का अंक 1। अब 3 की पावर 5 जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक फिर से आपको 3 मिल जाएगा, यानी फिर से साइकिल रिपीट होने लगेगी। फिर अगली बार 9 मिल जाएगा, अगली बार 7 मिल जाएगा, अगली बार 1 मिल जाएगा। तो 3 की पावर 4 के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है, इसीलिए हम लोग 3 की पावर 4 तक ही लेते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया कितना 1, इधर से लिखते हैं, इधर हो गया 5, 6 5 11, इसको ऐड कर लेते हैं लगे हाथ। और फिर इसकी वैल्यू कितनी है 1 की घात 13 गुणे 3 तियाँ, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो हमारा साथ में चल ही रहा है। अब ये हो गया 11, ये हो गया 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो 1 गुणे हो जाए 1 गुणे कितना है 9। अब इसको कर दें 11, इसको हो गया 9, इसको देते हैं जोड़ तो हो जाता है 20। अब इसमें इकाई का अंक आपको बताना था, तो इकाई का अंक आपको दिख रहा है कि 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 आ गया, इससे पहले वाले प्रश्न में भी 0 आया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। दो सौ इक्यावन की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। अब इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों सवाल बड़ा जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन सवाल में दम कोई भी नहीं है। यानी आपको केवल दिखने में बड़ा दिख रहा है, यानी केवल दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन ये सवाल में कोई दम नहीं है। कैसे दम नहीं है, चलिए सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है, 251 की पावर 98 लिख लेते हैं। 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर कितना 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 64 प्लस 259। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है हम केवल जब इकाई का अंक निकालते हैं तो इकाई के अंक पर ध्यान देते हैं, तो बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। हम 1 की पावर लिख देंगे कितने 98। इसी प्रकार यहाँ भी 1 की पावर 29 माइनस में 6 की पावर कितनी 100, क्योंकि हम इकाई के अंक निकाल रहे हैं इसलिए इकाई के अंक पर ध्यान दे रहे हैं। प्लस 5 की पावर कितनी 35 माइनस 6 की पावर कितनी 4, और यहाँ भी इकाई का अंक लेते हैं, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। प्लस का 9, बाकी संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। तो 91 की पावर 1 की पावर कितनी भी हो संख्या वो एक ही रहता है, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। 6 की पावर मैंने बताया था कितनी भी पावर हो वो 6 ही रहता है, तो 6 हो जाएगा। प्लस 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रह जाता है। 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 6 ही रहता है। इसी प्रकार लास्ट में बचा 9। अब प्लस वाले एक साथ लिख देते हैं, माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो प्लस में कौन सा 1 1 2 और 5 2 7, तो यानी 7 हो गया प्लस में। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 5 2 7 और 9 7 16, यानी 7 प्लस 9 ये दोनों तो प्लस के हो गए। माइनस 1 6 ये माइनस 1 6 ये माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 12। 9 7 16 हो गया, माइनस का 12 बचा कितना 4। तो यही आपका क्या हो गया, यही हो गया शेष हल, सॉरी इकाई का अंक। तो यही आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हो गया। अब अगला जो प्रश्न है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। एक नया टर्म आ गया है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो हम समझाते हैं आपको फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है कि एन उसमें से 1 घटाओ, फिर 1 घटाओ यानी 2 घटाओ, फिर 3 घटाओ, ऐसे आप घटाते चले जाइए। कहाँ तक 2 1 तक, यानी 1 तक आप घटाते चले जाइए। कहाँ तक घटाते चले जाइए 1 तक। तो यानी फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है कि हम एन में से एक एक संख्या घटाते हुए आपस में गुणा कर दे, उसका मान होता है फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि हम कितनी भी संख्याओं की आपस में गुणा कर दे। जैसे हम क्रम वाइज संख्याओं की गुणा कर दे तो उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। अभी आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे लिखा है कहीं पे फैक्टोरियल 10, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। यानी फैक्टोरियल 10 को हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक एक घटाते हुए क्रम में, कहाँ तक 1 तक। तो यही हो जाता है फैक्टोरियल एन का मतलब। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 10 लिखा है तो उसको आप केवल 10 ना समझिए। फैक्टोरियल 10 का मतलब हुआ वहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की गुणा लिखी गई है, वही मतलब होता है फैक्टोरियल का मतलब। यहाँ फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक गुणा करते चले जाइए। तो ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल 111 में आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आपको क्या होगा ये बताना है। तो आपको सिंपल आप समझ चुके हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल 111 का मतलब क्या हो जाएगा 111 गुणे 110, एक एक घटा चले जाइए, गुणे 109 गुणे ऐसे 108, ऐसे कहाँ तक चले जाइए 2 1, यानी 1 तक चले जाइएगा। तो यही होता है फैक्टोरियल 111 का मतलब। तो
यहाँ पे आपको बताना है क्या, इकाई का अंक। तो हमें तो केवल इकाई का अंक जब पूछा जाएगा तो इकाई के अंक से मतलब होगा। तो इकाई का अंक, जैसे आप इकाई के अंक पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले के इकाई का अंक कितना 1, दूसरे के इकाई का अंक कितना 0 और तीसरे के इकाई का अंक कितना 9। ऐसे आप गुणा करते चले जाएंगे लास्ट में कहाँ तक, 2 1 तक। तो हम तो केवल इकाई के अंक पर फोकस कर रहे हैं। और आप जानते हैं हम किसी भी संख्या से जैसे ही 0 से गुणा करते हैं तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमने 0 से गुणा की तो 0 आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 0। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो किसी दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें आपको कहीं ना कहीं 5 और 2 की गुणा जरूर मिलेगी। तो जैसे ही 5 2 की गुणा मिलेगी, दूसरे तरीके से समझना चाहें तो मैं समझा रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं 5 और 2 की गुणा जरूर दिखेगी, और जैसे ही आपको गुणा कहीं ना कहीं दिख जाएगी तो वो एक 0 बना लेगी। और जैसे 0 बनेगी, आपको पता है कि 0 जब किसी भी, जैसे आप 4 और 5 की गुणा करिए तो आपको एक 0 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार 5 और 2 की गुणा हो जाती है। एक तो 2 ये हो गया, एक 5 2 की गुणा हो गई, तभी बन जाता है 20। तो एक 0 बन गया। और 0 कहाँ पे लगता है, 0 अंत में लगता है, लास्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे भी 0 लास्ट में लगेगा, जो 0 यहाँ पे बनेगा 5 और 2 से गुणा में। तो वही आपसे पूछ तो इकाई का अंक ही रहा है, तो आप अंतिम अंक क्या हो जाएगा, अंतिम अंक आपका 0 हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा आपका। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया है 24 64 की घात 17 93 गुणे 615 की घात 317 गुणे 131 की घात 491। अब इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बताना है आपको। तो वही मेथड, हम पूरी संख्या से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो केवल इकाई के अंक की बात कर रहे, तो हम केवल इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम 4 ले लेंगे, 4 की घात कितना 17 93 गुणे यहाँ से 5 ले लेंगे, 5 की घात कितना 317। इसी प्रकार यहाँ से कितना ले लेंगे 1 की पावर कितना 491। अब 4 की घात कहीं पर विषम संख्या आपको दिख जाए और सम संख्या दिख जाए, मैंने बताया था कहीं पर 4 की घात सम संख्या दिख जाए तो उसका इकाई का अंक होता है 6, और कहीं पर आपको 4 की पावर विषम संख्या दिख जाए तो इकाई का अंक 4 ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये एक विषम संख्या है। 4 की पावर विषम संख्या का इकाई का अंक क्या होता है 4, मैंने बताया था आपको, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और 5 की पावर कितनी भी कर दें इकाई का अंक वही रहता, तो यहाँ हो गया 5। और 1 की पावर कितनी भी कर दें इकाई का अंक 1 ही रहता, तो यहाँ हो गया 1। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 इकन्ना 20, तो संख्या क्या बन गई 20। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगला प्रश्न और इसी से रिलेटेड एक कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि 122 की पावर 173। अब इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इकाई के अंक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं इकाई का अंक और 0 निकालने वाले प्रश्नों का। तो जो इकाई का अंक इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें वही फंडा, हम इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, बाकी संख्या से कोई मतलब ही नहीं। तो हम 2 उठाएंगे, 2 की पावर फटाक से 173 चढ़ाएंगे। और 2 है, हम तो समझते हैं 2 हो कहीं पे, और 3 हो 7 हो 8 हो, तो इसको हम 4 की घात के रूप में तोड़ लेते, तो इसको भी 4 की घात में तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चक्कू 16 बचा 1 13 हो गया, 4 तियाँ 12 बची 1 घात, उसको 2 के ऊपर 1 लगा देंगे। आप इसको चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे आपको 173 दिखा, इसको 4 में तोड़ना है तो 4 चक्कू 16 बचा कितना 1, उतार लिया 13, 4 तियाँ 12 बचा कितना 1। तो हमने देखा कि 4 गुणे 143 हो गया, इस 43 हो गया यानी 43 हो गया। तो 4 इंटू 43 यानी 4 गुणे 43 बचा शेष फल 1, तो इसको हमने साइड में लिख दिया। हमने केवल इसको सवाल को बदल के इस रूप में कर दिया। और आपको पता है कि 2 की पावर 4 की वैल्यू पीछे मैंने बताई थी कितनी होती है 6, 6 की पावर 43, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही। और 6 की पावर कितनी भी संख्या हो वो हमेशा 6 ही रहती, तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 चल ही रहा है, तो 6 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पर आपको इकाई का अंक बताना था, इसलिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 2। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। अब आपके अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, अगर जो आप चाहें तो उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें सभी में आपको बताना है इकाई का अंक। क्या बताना है, इकाई का अंक। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 124 की पावर 372 प्लस 124
की पावर 373। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक, मैं आंसर साइड में बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो है 43 यानी 4387 की घात 245 प्लस 621 की घात 72। इसमें भी इकाई का अंक बताना है। इसका आपका आंसर आएगा 8। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है 25 की घात 65 21 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। इसका आंसर आएगा 0। तो ये कुछ प्रश्न मैंने 3 दिए हैं, आप चाहें तो इनका अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर और हम सीखते हैं कि अभी तक हमने सीखा 2 बातें। क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा शून्य कैसे निकालते हैं, यानी शून्यों की संख्या निकालना सीखा। दूसरा हमने सीखा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखा। अब अगला जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक संख्या को 91 से भाग करने पर, यानी कोई संख्या है उसको 91 से भाग करने पर शेषफल मिलता है 17। तो उसी संख्या को अगर जो हम 13 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है। यानी कोई संख्या है उसको हम 91 से भाग कर देते हैं तो शेषफल जो बचता है वो बचता है 17। तो उसी संख्या को अगर जो हम 13 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जो पहले का शेषफल यानी पहले का जो रिमाइंडर है उसको हम जिस संख्या से भाग करना होता है उससे भाग कर देते हैं और इसमें जितना शेषफल आता है वही हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें आपको शेषफल दिख रहा है कि जब 17 को 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 4। कैसे आएगा 4? आप सिंपल सा कर लीजिए ना, 13 51 13, यहाँ पे बचा 4, यही आपका शेषफल हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको आप घटा के भी निकाल सकते हैं आंसर। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब 2 संख्याओं को, आप प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब 2 संख्याओं को 33 से भाग किया जाता है, यानी 2 संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग किया जाता है, तो पहली संख्या में जो शेषफल मिलता है वो मिलता है 21 और दूसरी संख्या में जो शेषफल मिलता है वो मिलता है 28। तो आपको बताना क्या है कि यदि दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और उस जोड़ को हम 33 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। पहले क्या था, पहले 2 संख्याएं अलग अलग दी गई थी, फिर आपने दोनों संख्याओं को 33 से भाग किया, तो जो पहली संख्या को भाग किया तो आपको शेषफल मिला 21 और दूसरी संख्या को आपने भाग किया तो शेषफल मिला 28। तो अब आपको बताना है कि यदि उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और फिर उसका जो जोड़ आए यानी एडिशन यानी जो सम आए उसको हम 33 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करेंगे, जो पहले वाला शेषफल आ रहा है उन दोनों को जोड़ देंगे। जो पहले वाला जो शेषफल आ रहा है क्या आ रहा है, 21 और 28, इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49, और जो बाद में करना है जिससे भाग उससे कर देंगे उसको भाग। तो 49 को हम 33 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका शेषफल आ जाएगा 16। कैसे आएगा, आप 49 में से 33 घटाएंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। आप चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे तो आप देसी फंडा अपना लीजिए जो पहले आप बचपन में अपनाते थे। 33 से करना 33, यहाँ से बचा कितना 16, तो यहाँ पर भी आंसर आपका कितना हो जाएगा 16। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। क्या कह रहा है, भाजक बराबर भागफल का 7 गुना, भागफल का 7 गुना, ये पहली शर्त कह रहा है। अगली बात क्या कह रहा है, अगली कह रहा है कि शेषफल का यानी भाजक ही शेषफल का कितना है, शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है, शेषफल का है 3 गुना। फिर दिया है कि अगर जो शेषफल आपका 28 हो, दिया क्या है कि शेषफल अगर जो 28 हो तो आपको बताना है कि भाज्य कितना होगा। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो आप बचपन में भाग जब देते होंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते होंगे, एक संख्या तो यहाँ पे लिखी जाती होगी, एक अंदर यहाँ पे लिखी जाती होगी, कुछ यहाँ पे और नीचे बचा हुआ कुछ भाग लिखा जाता है। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है, तो जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है उसको कहते हैं भाजक, जो यहाँ पर होती है उसको कहते हैं भाज्य,
जो यहाँ पर होती है उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। इंग्लिश में कहे तो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वासेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष को जोड़ देते हैं यानी शेषफल। ये होता है भाजक, भाज्य की वैल्यू। तो आपको भाज्य निकालना है इस सवाल में, इसीलिए मुझे ये समझाना पड़ा कि भाज्य, भाजक और भागफल क्या होता है। आपने बचपन में सीखा होगा कि जैसे हम 6 को भाग करें अगर वो 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 गया कट, नीचे बचा 0। अगर जब यहीं पे हम 3 को भाग करें 7 से, तो 3 दूनी 6 बचा 1। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 7 बराबर क्या होगा? 3 गुणे 2 यानी भाजक गुणे भागफल, और 3 गुणे 2 यानी 6 प्लस 1 यानी शेषफल उसमें जोड़ते तभी तो 7 आता है। तो इसी बेसिस पे मैंने बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और अब शेषफल आपको दिया गया है प्रश्न में, शेषफल आपको प्रश्न में दिया है, तो शेषफल की जगह पे हम प्रश्न वाला शेषफल रख देते हैं। कितना दिया? 28। तो इसमें हम शेषफल की जगह पर 28 रख देते हैं। तो 28 दिया 54, सॉरी 28 दिया 84, 84। तो 84 हमारा क्या आ गया? 84 हमारा भाजक हमें मिल गया, भाजक हमें मिल गया 84, क्योंकि हमें शेषफल दिया गया था 28। हमारा भाजक हो गया 84। और भाजक बराबर आपको क्या दिया है? भाजक बराबर आपको दिया गया है कि भाजक जो है वो प्रश्न में ही दिया है भागफल का 7 गुना है। भागफल का क्या है? एक मिनट, हाँ, भागफल का भाजक जो है वो भागफल का कितना है? 7 गुना है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ से आप भागफल का भी मान निकाल सकते हैं। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा? भाजक बटे 7, और भाजक आपका 84 निकाल ही चुके हैं आप। तो 84 बटे 7 यानी 7 इकाना 7, 7 दूनी 14 यानी 12 से तो 84 होता है। तो आपका भागफल कितना आ गया? 12। तो आपको भाजक पता चल गया, भागफल पता चल गया, और आपको शेषफल तो प्रश्न में दिया गया है। तो आप यहाँ से अब आराम से भाज्य की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि भाज्य आपसे प्रश्न में पूछ रहा था। तो आप भाज्य बराबर निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा कितना आया? भाजक हम यहाँ से आ गया 84 गुणे भागफल कितना आ रहा? भागफल आ गया 12 प्लस शेषफल कितना है? शेषफल हमें दिया था 28। तो इन सभी को जब आप सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1036। आप इसको करके देख लेना, 1036 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि भाज्य की वैल्यू क्या है, नहीं हमें बताना था भाज्य क्या होगा। तो वो आ जाएगा 1036। अब जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग किया जाए तो आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। यानी 17 की पावर 200 को हम अगर 18 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आपको एक सूत्र याद करना होगा, सूत्र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ए की पावर n बटे a प्लस 1, इसका मान होता है 1। क्यों होता है 1, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले याद रखिए कि a की पावर n बटे a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का रूप देखा जा रहा है। क्या रूप देखा जा रहा है? हम 17 को लिख सकते हैं 17 की पावर 200, यानी 17 को अगर जो हम a मान ले तो यहाँ पर a की पावर 200 हो गया, बटे नीचे 18 को क्या लिख सकते हैं? 17 प्लस 1। तो यहाँ पर वही सूत्र बन गया जो हमने आपको बताया था, a की पावर n बटे a प्लस 1 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार के रूप में हमने सवाल को बदल दिया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आप इसका डायरेक्ट आंसर देख के ही आंसर कर सकते हैं। प्रश्न में आप देखें तुरंत आंसर कर दें एक, अगर वो लगाएंगे तो आप काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आप 17 उठाइए, 17 की पावर 200। मैं बता रहा हूँ कि दूसरा फंडा, पहला फंडा तो आपको याद होना चाहिए कि फटाक से कि
ए की पावर n बटे a+1 के फॉर्म में कहीं सवाल आपको दिख जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और दूसरा फंडा क्या है, आप 17 की पावर 200 बटे 18। तो यहाँ पे जो शेषफल बचता है वो कैसे निकालते हैं। शेषफल दोस्तों क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक तो प्लस में शेषफल मिलता है, एक माइनस में मिलता है। तो यहाँ पर अगर प्लस वाले शेषफल को लेकर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस वाला शेषफल है 17। लेकिन अगर जो माइनस वाले शेषफल को लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर 18 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का हमारा जो शेषफल होगा वो 1 होगा और प्लस का शेषफल होगा वो 17 होगा। तो यहाँ पर जो शेषफल के हमें मिलेगा वो दो टाइप से मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा 17 के फॉर्म में, यानी यहाँ पर शेषफल 17 होगा, और एक तो हम माइनस के बेसिस पे कर सकते हैं इसको हल। तो हम चाहे तो 17 के हिसाब से करें हल, चाहे हम करें -1 के हिसाब से। तो हम दोनों के हिसाब से आपको बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे हम कि आप 17 के हिसाब से कैसे करेंगे। तो 17 के हिसाब से कैसे करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं 17 × 17। हम ऐसी संख्या में तो इसको तोड़ेंगे जो 18 के अगल बगल हो। तो 17 तो 18 से छोटी है, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो 17 की एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो 17 × 17 करना पड़ेगा बटे 18। तो यहाँ पर पावर हो गई 2 कम, तो हो गया 2, क्योंकि 17 स्क्वायर हो गया। 17 स्क्वायर को मैंने 17 × 17 लिख दिया था। अब इसकी पावर 100 चढ़ी है तो वही लिखा तो वही है। मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ, जैसे आप 17 का स्क्वायर लिखते हैं ना, 17 का स्क्वायर की पावर 100, तो लिखा तो है 17 की पावर 200, लिखा तो 17 की पावर 200 ही है, केवल मैंने रूप बदल दिया। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 × 17 की पावर 100, लिखा वही है, मैंने रूप बदल दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 17 × 17 का मान होता है 289, 289। तो इसके भाग 18, ऊपर आपकी पावर तो चढ़ी है 100। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि हम 289 289 को जब 18 से भाग करेंगे तो हमारा ऊपर शेषफल क्या बचेगा। तो हम एक संख्या को चेक कर लेते हैं, बाकी सभी से गुणा कर देंगे उसी से। तो एक संख्या चेक करने के लिए क्या करेंगे, 288 को भाग करेंगे 18 से, यानी 289 को भाग करेंगे 18 से। तो एक बार जाएगा, बचेगा 10, हो गया 9, 18 छक्का 108। आप देखते हैं यहाँ शेषफल बचा 1। तो कहने का मतलब है 289 बटे 18 की पावर 100, इसका जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। कैसे बचेगा 1, मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं 289 × 289 ऐसे करते कहाँ तक चले जाएंगे, 100 तक, यानी 100 बार गुणा करेंगे इसकी गुणा कितनी बार करेंगे, 100 बार। तो उसी का मतलब तो होगा स्क्वायर। तो हम 18 नीचे है, तो मतलब इसके नीचे भी 18 है, इसके नीचे भी 18, इसे 100 बार 18 होगा नीचे। तो ऊपर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 × 1, क्योंकि यहाँ पर हम जो 289 को 18 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, फिर ये कैसे कहाँ तक, 100 बार 1 आएगा, 100 बार 1 आएगा बटे 18। तो ऊपर का आ जाएगा 1 बटे 18, और जो ऊपर वाली संख्या होती है यही हमारी शेषफल होती है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या होती है यही हमारी शेषफल होती है, नीचे वाली संख्या हमारी होती है जिससे हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया कि आप पहले इसको 17 × 17 की फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर उसको 289 बनाएंगे, फिर उसको भाग करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 सभी के गुणा में आएगा, फिर यहाँ पे आपको शेषफल 1 मिला। लेकिन अगर जो आप इसी रिजल्ट को याद रखेंगे तो आप सवाल को देखते ही हल कर पाएंगे। तो अगर जो आप 10 सेकंड में या कहें 2 सेकंड में आप आंसर देना चाहते हैं, केवल देख के आंसर टिक करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे रिजल्ट याद रखने ही पड़ेंगे। आगे जैसे मैंने बताया था कि माइनस का भी आता है, माइनस से भी हम कर सकते हैं इसको। तो 17 की पावर जो 200 था, इसको माइनस से कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका हम एक तो हमने बताया था कि हम शेषफल 17 लेके हल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या शेषफल होती है, और दूसरा हम नीचे वाले से घटाकर माइनस भी ले सकते हैं। तो माइनस में लेंगे तो क्या होगी, -1 की पावर 200 बटे 18। अब आप जानते हैं माइनस की जब पावर सम संख्या होती है तो उसको जब खोलते हैं तो एक प्लस की संख्या मिलती है, और 1 की पावर कोई भी संख्या हो वो हमेशा 1 ही रहती है। तो 1 बटे 18। तो यहाँ से भी आपका शेषफल जो आएगा वो ऊपर वाली संख्या होगी, शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से भी 1 मिला। तो आप किसी भी तरीके से हल करिए, 17 की पावर 200 बटे 18 का जो शेषफल होगा वो 1 ही आएगा। मैंने 3 तरीके बताए, मैंने 17 के फॉर्म में बताया, मैंने यहाँ पे -1 की फॉर्म में बताया, और एक मैंने डायरेक्ट फार्मूले से बताया।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2 की पावर 33, इसको भाग करना है आपको 10 से, फिर बताना है कि शेषफल कितना आएगा। यानी अब आपको भाग करना है 2 की पावर 33 को 10 से और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो हमने बताया कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की जो घात होती है उसको हम ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जो इसके अगल बगल हो 10 के। तो इसके अगल बगल कौन से, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 3 बार करेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 बार करेंगे तो 16 इसके पास आएगा। तो 16 की फॉर्म में तोड़ लेंगे 2 को। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 की पावर 33 है, 33 को हम कर देंगे 8 गुणे 2/10। अब इसको उसी लिखा वही है, मैंने रूप बदल दिया। कि मैंने क्या किया, मैंने किया 8 चौके 32, आप देखिए 32 और 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 32 एक 33 लिखा तो वही है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग तोड़ के कर दिया। 2 की पावर 4 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 1। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 1/10। जब आप 16 की पावर मतलब 16 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा शेषफल 6। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 16 की पावर 8 का मतलब क्या हुआ कि 16 की जो 16 है उसकी 8 बार गुणा हुई है, तो हर बार हमें शेषफल 6 ही मिलेगा। क्योंकि जब हम 16 को 10 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है कितना, 10 × 10, शेषफल मिलता है 6। तो हम जब 16 की चाहे जितनी बार गुणा करें और हर बार 10 से भाग करेंगे तो शेषफल 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, शेषफल 6 मिला तो 6 की पावर 8/10 गुणे 2। और आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या कि 6 गुणे 6, फिर हम उसी पास वाली घात में तोड़ेंगे। 6 गुणे 6 तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख देंगे 4 गुणे 2, तो हमारे साथ में चल ही रहा है, /10। यहाँ पे हो गया 36, फिर हमारा 6 बचेगा शेषफल। जब 36 हो गया, 36 को भाग करेंगे 10 से तो फिर शेषफल बचेगा 6, तो फिर 6 की घात 4 गुणे 2/10 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो फिर हमारा 36 आएगा। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ऐसा कोई बताएगा नहीं। फिर 36/10 आएगा, फिर आपका 2 बचेगा ऊपर घात, फिर 2 हो गया, फिर इसमें 6 आपका शेषफल बचेगा, फिर 6 बचेगा और फिर ये 2 चल रहा है साथ में। तो 6 आप जब इसकी आपस में गुणा करेंगे 6 दूनी 12/10, तो ऊपर शेषफल क्या आ गया, जब 12 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 को केवल इस फॉर्म में बदला। फिर यहाँ पे शेषफल 6 बचा। जैसे इस 6 की पावर 8 चढ़ी तो यहीं पर आपको आंसर मिल सकता था, अगर जो आपके समझ में आ जाता कि 6 की पावर 8 खोलने का मतलब होता है कि वहाँ पे हमें शेषफल 6 मिलेगा, और 6 की आप तुरंत 2 से गुणा करके शेषफल 2 बता सकते थे। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने यहाँ पर 6 को खोल के मैं यहाँ पे लेके गया, फिर उसके बाद मैंने आगे बताया आपको क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसको। तो ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन था। आप चाहें तो यहीं से आंसर कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि 6 की पावर 8 की में जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा कितना, 2। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जब एक संख्या को, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब एक संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को हम 12 से भाग करें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो वही फंडा पुराना, 16 को हम 12 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। जो पहला प्रश्न है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्नों में, वो कुछ इस प्रकार से है। दिया है 2/3, 3/5, 8/11, 7/9। तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, यानी इस प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
2/3 में 2/3, 3/5, 8/11 और 7/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक तो आपके पास पुराना फंडा है, आप 2 को 3 से भाग करिए, इसी प्रकार 3 को 5 से भाग करिए, 8 को 11 से भाग करिए, 7 को 9 से भाग करिए और भाग करते करते शाम हो जाएगी, तब आपको आंसर मिलेगा। तब आप पता कर पाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। लेकिन जो फंडा यूज करते हैं एग्जाम में, वो क्या फंडा है कि ऐसे प्रश्नों को हम तिर्यक गुणा से करते हैं चेक। सबसे पहले इसकी गुणा करते हैं और इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। हमें यहाँ पर बताना है बड़ी संख्या, तो जो संख्या छोटी होगी उसको हम छोड़ देंगे, केवल हम बड़ी संख्या लेते चले जाएंगे। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, और जब यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इसके ऊपर 9 आ रहा है, इसके ऊपर 10 आ रहा है, तो 9 वाली संख्या हमारी छोटी हो गई, इसलिए इसको हम देंगे छोड़। अब आ गई हमारी ये संख्या, यानी 3/5 से बड़ी है 2/3, तो अब हम लेंगे 2/3 और इसकी तुलना करेंगे किससे? 8/11 से। इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया 22, यहाँ पर आ गया 24। तो अब हमने देखा कि 2/3 जो है ये 8/11 से छोटी, क्योंकि इसके ऊपर बढ़ा रहा है, इसलिए अब इसको छोड़ देंगे। तो अब हम 8/11 को ले लेंगे। तो 8/11 को हम किससे तुलना करेंगे? तुलना करेंगे 7/9 से। यहाँ पर देखेंगे तो 8 9 72 हो गया, और यहाँ पर 11 7 77 हो गया। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा 11 7 77, हमने देखा अब ये संख्या छोटी हो गई। तो अब हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7/9। तो हमने सबसे पहले इसमें तुलना की, फिर जो सबसे बड़ी संख्या आई यहाँ पर बड़ी आई थी 2/3, तो उसको हमने अगली संख्या के साथ तुलना किया कि उसमें से कौन सी बड़ी है। फिर जो बड़ी थी उसको ले लिया, छोटी वाली को छोड़ दिया। फिर उसमें से बड़ी हमें ये मिल गई, यानी 8/11, इसको ले लिया। इसके बाद हमने 7/9 और 8/11 में तुलना की, तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई? 7/9। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर जो हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या, वो हो गया 7/9। यही हमें बताना था। अगर इसी प्रश्न में आपसे कह दे कि सबसे छोटी संख्या बताओ, यदि इसी प्रश्न में आपसे कह दे, चलिए इसी प्रश्न को समझ लेते हैं छोटी संख्या से। 3/2, 3/5, 8/11, 7/9। अब इसमें कह दे कि सबसे छोटी संख्या बताओ, कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अभी तक हमने क्या किया था? हमने बड़ी संख्या निकालना था, इसलिए बड़ी छोटी संख्या को छोड़ते चले गए थे। लेकिन अब हमें निकालना है छोटी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या को छोड़ते चले जाएंगे। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है, यहाँ 3 3 9 हो जाता है। तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी, तो अब हम बड़ी वाली संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें छोटी संख्या की जरूरत है। तो यहाँ पे 3/5 उठाएंगे और इसकी तुलना करेंगे 8/11 से। तो 11 33 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया 8 5 40। तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो इसको अब हम छोड़ देंगे, फिर यही ले लेंगे 3/5। अब इसकी तुलना करेंगे 7/9 से। तो यहाँ देखेंगे 9 3 27, इसकी से गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 7 5 35। तो अब हम देखेंगे कि ये संख्या बड़ी हो गई। तो ये संख्या बड़ी होगी, तो यानी ये संख्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि हमने पहले इसमें देखा। पहले हमने क्या किया कि हमने इसमें देखा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो हमें ये छोटी मिल गई। फिर हमने इसको इसके साथ लेकर देखा कौन सी छोटी है, तो हमें फिर यही छोटी मिल गई, क्योंकि ये बड़ी इससे थी। फिर हमने इसके साथ इसको लेके देखा, फिर हमें यही छोटी मिल गई, ये वाली बड़ी मिली। तो हमारा जो आंसर हो गया सबसे छोटी वाली संख्या का, वो हो गया 3/5, क्योंकि यही संख्या तुलना करने पे हमें सबसे छोटी दिखाई दी है। हमने क्या किया? हमने पहले इसमें तुलना करके देखा, मैंने बताया कि त्रिया गुणा करके तुलना किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ किया, फिर उसको अगली वाली के साथ किया, फिर फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ गया 3/5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? आपको बताना है 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि पहले इसमें तुलना कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 आपको दिख रहा है, 6 5 दिया 15 यहाँ पे दिख गया। हमें बड़ी बताना, तो छोटी वाली संख्या को छोड़ देंगे, तो ये देंगे छोड़ हम। अब हम ले लेंगे 5/6। अब अगली वाली संख्या के साथ तुलना करेंगे इसकी, तो 15 5 75, 11 6 66। फिर हमें दिख गया कि ये संख्या छोटी होगी, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये वाली संख्या ले लेंगे, यानी अब हम 5/6 की तुलना करेंगे 7/8 से।
तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये 8 पंचे 40 हो गया, ये 7 छंग कितना हो गया 42। तो हम अब ये संख्या छोड़ देंगे क्योंकि ये संख्या छोटी हो गई, तो हमारा आंसर कौन सी हो गया आंसर। अब इसके बाद कुछ संख्या बची नहीं तुलना करने को, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 7/8। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 7/12, 13/24, 9/17, 9/17 इनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। दोस्तों दो चीजें होती हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अवरोही क्रम और दूसरा होता है आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है जब संख्याएं घटते हुए क्रम में लिखी जाए, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, तो वो क्रम होता है अवरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है, जब हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखें, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, तो वो संख्या का जो क्रम होता है वो होता है आरोही क्रम। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले पता तो करें कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है इसमें, तो वही तुलना कर लेंगे। जो तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे 24 की गुणा करेंगे 7 से, तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, यहाँ पे 168 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो 12 3 36 और 12 1 12 और 3 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर 156 आ गया, इसके ऊपर आ गया 168। तो ये संख्या छोटी हो गई इससे, तो इसको हम लिख लेंगे 13/24 छोटी है किससे, 7/12 से। अब हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे, किसकी किसकी, अब हम करेंगे 7/12 और 9/17 की तुलना। तो हम जो 17 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है 17 7 119, तो यहाँ पे 119 आ गया और 12 9 108। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये संख्या छोटी हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई, यानी कहने का मतलब हो गया कि 7/12 बड़ा है किससे, 9/17 से। तो ये हमने पहली चीज देखी, ये हमने दूसरी चीज देखी। अब हमें पता करना है कि 7 जो 13/24 है और 9/17 है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे, तीनों को क्रम से रख पाएंगे। तो हम 13/24 और 9/17 में देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 17 और 13 की गुणा करेंगे तो 17 3 51, बचा 5, 17 1 17, 5 22, यानी यहाँ पे आ गया 221। 24 की करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यहाँ पे 216 आ गया। कहने का मतलब ये वाली संख्या इससे बड़ी है, तो ये वाली संख्या इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 7/12, उसके बाद छोटी हो गई सेकंड नंबर पे 13/24 और थर्ड नंबर पे हो गई 9/17। हमने तुलना से देख लिया कि तीनों में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमें मिला क्या, हमें मिला कि 7/12 है ये सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी है 13/24 और उससे छोटी है 9/17। तो यहीं पे अगर जो आपसे इसी प्रश्न में पूछता आपसे आरोही क्रम में लगाओ, यानी आरोही क्रम आपसे पूछता तो आप फटाक से इसके उल्टा कर देते तुलना करके, तो सब कुछ यही करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते, हमने सबसे बड़ी पहले लिखा है तो यहाँ पे आपको आरोही क्रम में क्या लिखना था, आपको सबसे छोटी पहले लिखना था। क्या लिखना था, 9/17, उससे छोटी कौन सी है, मतलब उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी है 13/24 और इससे बड़ी कौन सी, इससे बड़ी है 7/12। तो यहाँ पे हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के साथ साथ भिन्नों की तुलना को समझ चुके हैं। आरोही क्रम क्या होता है, जब हम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। और अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। दोस्तों ये चिन्ह आपको शायद डाउट आपके अंदर हो कि ये चिन्ह क्या है। तो दोस्तों इसका जो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो संख्या होती है छोटी। तो हमने ऐसे चिन्ह लगाया, यानी ये संख्या बड़ी है इससे, क्योंकि इसकी तरफ मुंह बड़ा है। तो आप ऐसे समझिए, जिसकी तरफ मुंह बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है सामने वाली संख्या से। तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि इसकी तरफ छोटा मुंह है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सबसे पहले सीखा नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं, फिर हमने देखा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा शेषफल वाले सवाल कैसे हल करते हैं,
फिर हमने भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया। दोस्तों हमने केवल अभी बेसिक प्रश्नों का अभ्यास किया है, एडवांस लेवल में हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आप डेली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते जाइए। साथ साथ आप किसी भी बुक को परचेस कर सकते हैं, मैथ की किसी भी बुक को परचेस कर सकते हैं, चाहे किरण की ले लीजिए, चाहे राकेश यादव की ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, सभी बुकें अच्छी आती हैं। जो आपको पसंद हो वो बुक ले लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस करिए। साथ साथ जो प्रीवियस जैसे जैसे हमारी 50% से अधिक क्लास हो जाएगी मैथ की, उसके साथ हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ हम करेंगे प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों क्योंकि जीएस जो जीके का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए उसको कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इसलिए उसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नई क्लास के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।